1971 में बांग्लादेश आजाद होने के बाद वो दुनिया का दूसरा सबसे गरीब देश था। तब पाकिस्तान बांग्लादेश से 70% ज्यादा रिच था, पर आज उल्टा बांग्लादेश पाकिस्तान से 45% ज्यादा रिच है। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में बात करेंगे बांग्लादेश की इकोनॉमी के बारे में। कोविड-19 आने से पहले बांग्लादेश दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी जो है वो बन के सामने आ चुका था, और आज भी बांग्लादेश की जो इकॉनमी है साउथ एशिया में बहुत से कंट्रीज से ज़्यादा ग्रो कर रही है। आज बांग्लादेश ना सिर्फ पाकिस्तान, भारत भर के बहुत से साउथ एशियन जो कंट्रीज़ हैं उनको पीछे छोड़ चुका है। बांग्लादेश 1971 में पाकिस्तान से अलग हुआ था और पाकिस्तान 1947 में भारत से अलग हुआ था, लेकिन आज बांग्लादेश भारत और पाकिस्तान को पीछे छोड़ चुका है। और पूरी दुनिया के जो बड़े बड़े मीडिया के आउटलेट्स हैं वो बांग्लादेश की इकॉनमी को देख के बहुत ज़्यादा यहाँ पे हैरान हो चुके हैं। और एक वक्त में बांग्लादेश को अमेरिकन मिनिस्टर की जानिब से बॉटम लेस बास्केट बोला गया था कि ये ऐसा बास्केट है कि ये कभी भी ग्रो नहीं कर सकेगा और ये मुल्क जो है फाकों पे ज़िंदगी गुजारेगा और भूख से लोग यहाँ पे मरेंगे। लेकिन आज बांग्लादेश ने पूरी दुनिया को गलत साबित कर दिया और बांग्लादेश ने अपनी इकॉनमी को बहुत तेज़ी से ग्रो किया। तो किस तरह से बांग्लादेश जो है दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी बन गया, ये सारी डिटेल जानते हैं आज की इस रिपोर्ट में। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। 1971 में बांग्लादेश आजाद होने के बाद वो दुनिया का दूसरा सबसे गरीब देश था। तब पाकिस्तान बांग्लादेश से 70% ज्यादा रिच था, पर आज उल्टा बांग्लादेश पाकिस्तान से 45% ज्यादा रिच है। 1971 में उनका जीडीपी पर कैपिटा सिर्फ $134 था, पर आज वो इंडिया से भी ज्यादा है और पाकिस्तान से करीब डबल है। इसी इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि उन्हें 2030 तक बांग्लादेश से लोन लेना पड़ेगा। वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड। सिर्फ 50 सालों में इतना प्रोग्रेस दुनिया में बहुत ही कम देशों ने किया है, इसीलिए बांग्लादेश को वन ऑफ द ग्रेट डेवलपमेंट स्टोरीज कहा जाता है। पर आखिर कैसे बांग्लादेश इतनी तेजी से प्रोग्रेस कर पाया? आखिर कैसे बांग्लादेश भूखमरी से उठकर आज साउथ एशिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन पाया? आइए जानते हैं। सबसे पहले बांग्लादेश दुनिया का सेकंड पुअर कंट्री कैसे बना, ये जानना होगा। आजादी के बाद पाकिस्तान को दो हिस्सा मिला, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान, जो अभी बांग्लादेश बन गया। पर गवर्नमेंट जो वेस्ट पाकिस्तान में थी वो ईस्ट पाकिस्तान में डेवलपमेंट के लिए ज्यादा पैसा खर्च नहीं करते थे, बंगालियों को ज्यादा प्रायोरिटी नहीं देते थे। फिर 1971 में ईस्ट पाकिस्तान में एक भयानक साइक्लोन आया, भोला, जिसे मानव इतिहास में सबसे डेडलीस्ट साइक्लोन माना जाता है, जिसमें करीब 5 लाख लोग मारे गए और देश की इकोनॉमी पानी में डूब गई। पर वेस्ट पाकिस्तान ने लोगों को बचाने के लिए ज्यादा मदद नहीं किया, जिससे प्रोटेस्ट और बढ़ गया। आखिरकार 1971 में बांग्लादेश को इंडिपेंडेंस मिला और इस जंग में बांग्लादेश की सभी फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, फार्मिंग, कमर्शियल प्लेसेस जल के नष्ट हो गए। लेस प्रायोरिटी, साइक्लोन एंड वॉर, इस 3 रीजन के कारण आजादी के बाद बांग्लादेश दुनिया की सेकंड मोस्ट पुअर कंट्री था। फिर आजादी मिलने के बाद 1972 में शेख मुजीबुर रहमान देश के पहले प्रेसिडेंट बने, पर उनकी सोशलिस्ट इकोनॉमिक पॉलिसीज के कारण गरीब देश और गरीब बनने लगा, जैसे नेशनलाइजेशन, मतलब करीब 700 प्राइवेट कंपनीज, बैंक्स, इंडस्ट्रीज को सरकार अपने अंडर ले लिया और सरकार के पॉलिटिकल लीडर्स जिन्हें ना कोई बिजनेसेस का नॉलेज है और ना एक्सपीरियंस, वो उन बिजनेस को कंट्रोल करेंगे। इसी कारण पहले 5 सालों में देश की इकोनॉमी और गिरने लगा, साथ ही करप्शन भी बहुत बढ़ गया। 1974 में दोबारा एक बड़ा फ्लड आया जिसमें सभी फसल बर्बाद हो गए। इन्फ्लेशन 400% बढ़ गया। नतीजा 15 लाख लोग भूखमरी के शिकार हो गए। अब इस खराब सिचुएशन से 5 रीजंस के कारण देश की इकोनॉमी ग्रो किया। इकोनॉमिक पॉलिसीज, एग्रीकल्चर, माइक्रो फाइनेंस, गारमेंट इंडस्ट्रीज और फॉरेन वर्कर्स। फर्स्ट, इकोनॉमिक पॉलिसीज। फिर 1977 में जियाउर रहमान देश के नए प्रेसिडेंट बने और उन्होंने वेस्टर्न कंट्रीज की तरह स्टेट कैपिटलिज्म को अपनाया, जिससे देश की इकोनॉमी बढ़ने लगी। और यहाँ जियाउर रहमान ने पिछले सरकार की ऑपोजिट एंटी नेशनलाइजेशन किया, मतलब सारे कंपनीज, इंडस्ट्रीज, प्राइवेट सेक्टर के ऊपर से गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट हटा दिया, टैरिफ और कस्टम ड्यूटीज कम कर दिए, जिससे बहुत सारे नई लोकल और फॉरेन कंपनीज, बिजनेसेस शुरू होने लगे देश में। इसीलिए मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपोर्ट, एम्प्लॉयमेंट, फॉरेन रिजर्व सब बढ़ने लगा। सेकंड, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर को पुनर्जीवित करने के लिए फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, फार्मिंग मशीन्स, विदेश से इंपोर्ट के ऊपर रेस्ट्रिक्शन हटा दिया। और सबसे इम्पोर्टेंट, सरकार ने हाइब्रिड सीड्स इंपोर्ट किया
जो कम टाइम में कम जमीन पर बहुत ज्यादा फसल प्रोड्यूस कर पाती है, इवन सर्दियों में भी। और 1980 तक देश की इकोनॉमी डबल हो गया, जिससे 2010 तक एग्रीकल्चरल आउटपुट 3 गुना बढ़ गया, वो भी 10% कम जमीन पर। आज देश का 14% जीडीपी एग्रीकल्चर से आता है। थर्ड, माइक्रो फाइनेंस। पर 1980 के बाद इकोनॉमी स्लो होने लगा मिलिट्री डिक्टेटरशिप के कारण, जिससे 1983 में आर्मी चीफ हुसैन मोहम्मद देश के नए प्रेसिडेंट बने। उन्होंने देखा कि गवर्नमेंट के लिए देश की गरीबी, हेल्थ केयर को ठीक करना बहुत ही मुश्किल होगा, तो उन्होंने बहुत सारी एनजीओस को देश में इनवाइट किया और मेनली 2 एनजीओस ने देश को हमेशा के लिए बदल दिया। कैसे, आइए जानते हैं। 1976 में मोहम्मद यूनुस नाम के एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर ने अपने घर के पास जोबरा नाम के एक छोटे से गांव में गरीबी को क्लोजली एनालाइज किया और पाया कि गरीब लोगों को अगर थोड़ा पैसा मिल जाए तो उससे वो एग्रीकल्चर, छोटे बिजनेसेस वगैरह करके अच्छा कमाई कर सकते हैं, अपना परिवार चला सकते हैं। पर बैंक्स इन गरीब लोगों को आसानी से लोन्स नहीं देती। फिर उन्होंने एक छोटा एनजीओ बनाकर अपना पैसा गरीब लोगों को लोन देकर कुछ दिन एक्सपेरिमेंट किया, जो ह्यूज सक्सेस साबित हुआ और उन्होंने माइक्रो क्रेडिट का शुरुआत किया। ये एक छोटा बैंक जैसा है जहां गरीब लोग 5 जन की टीम बनाकर लोन ले सकते थे और छोटे बिजनेसेस वगैरह करके सूद समेत पैसा रिटर्न कर देते। फिर यूनुस जी का एनजीओ गवर्नमेंट के साथ मिलकर देश भर में इसे इम्प्लीमेंट किया, जिससे कुछ ही सालों में गरीबी 75% से घटकर 48% आ गया और गरीब लोगों का इनकम 43% बढ़ गया। दूसरा एक एनजीओ था ब्रैक, जिसने देश की हेल्थ केयर को ठीक करने में बहुत मदद किया। साथ ही बर्थ रेट 7 बच्चे प्रति महिला से घटकर 2 बच्चे हो गए। फोर्थ, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। मुगल काल से बंगाल दुनिया का सबसे मेन कॉटन और सिल्क एक्सपोर्टर था। 1950 में पाकिस्तान की 70% एक्सपोर्ट सोर्स बांग्लादेश की ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी। पर 1971 वॉर में सब कुछ बर्बाद हो गया। सरकार अब उन्हें वापस स्टार्ट किया। 1970s में बांग्लादेश ने 130 लोगों को साउथ कोरिया 8 महीने के ट्रेनिंग पर भेजा, उनके गारमेंट इंडस्ट्रीज की बिजनेस मॉडल, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ट्रेड वगैरह को स्टडी करने के लिए, ताकि सरकार सेम चीज बांग्लादेश में स्टार्ट कर पाए। पर उल्टा ट्रेनिंग के बाद ऑलमोस्ट सभी लोग भागकर खुद का गारमेंट बिजनेस स्टार्ट कर दिया। फिर गवर्नमेंट द्वारा 2 पॉलिसीज इंप्लीमेंट किया गया, जिससे टेक्सटाइल, एग्रीकल्चर और सारी इंडस्ट्रीज में फिर से रेवोल्यूशन ला दिया और बांग्लादेश दुनिया का 2nd लार्जेस्ट गारमेंट इंडस्ट्री बन गया। तो पहली पॉलिसी थी लेटर ऑफ क्रेडिट। ये एक पेमेंट सिस्टम है इंटरनेशनल ट्रेड में। उन्होंने देखा कि इंडस्ट्री दोबारा शुरू करने के लिए एडवांस मशीन्स, मटेरियल्स वगैरह विदेश से इंपोर्ट करना होगा। अब दिक्कत ये था कि जो लोकल बिजनेसमैन थे वो विदेश के सेलर्स को पर्सनली नहीं जानते थे, तो ऐसे में रिस्क ये था कि एडवांस पेमेंट करने पर अगर सेलर सामान ना भेजे या पहले सामान भेजने के बाद अगर बायर पैसा ना भेजे, इसलिए इंटरनेशनल ट्रेड करना बहुत ही मुश्किल था ट्रस्ट फैक्टर के कारण। पर लेटर ऑफ क्रेडिट सिस्टम से यह दिक्कत दूर हुआ। मान लीजिए बांग्लादेश को फ्रांस से 5 लाख का एक मशीन खरीदना है। ऐसे में पहले बायर अपने बैंक में कोलेटरल या गारंटर जमा करके 5 लाख का एक डॉक्यूमेंट इशू करेगा, जिसे लेटर ऑफ क्रेडिट कहते हैं। अब बैंक ये डॉक्यूमेंट फ्रांस में सेलर को देगा, फिर सेलर मशीन ट्रांसपोर्टर से भिजवा देगा और डॉक्यूमेंट अपने बैंक में जमा करेगा और बैंक उसे 5 लाख रुपए दे देगा। फिर ये डॉक्यूमेंट बांग्लादेश के बैंक के पास आएगा, क्योंकि ये दोनों बैंक में टाई अप रहता है। फिर बायर 5 लाख रुपए जमा करके ये डॉक्यूमेंट ले लेगा और ट्रांसपोर्टर को ये डॉक्यूमेंट देकर मशीन ले लेगा। इस दौरान ट्रांसपोर्टर बैंक के कंट्रोल में रहता है, ताकि बायर का पैसा मिलने के बाद ही उसे मशीन मिले। तो इस प्रोसेस में ट्रांसपोर्ट और पेमेंट का पूरा रिस्क बैंक के ऊपर है, इसलिए सेलर और बायर दोनों को कोई टेंशन नहीं रहता। साथ ही बैंक एक एक्स्ट्रा पैसा चार्ज करता है ऑर्डर वैल्यू के हिसाब से। और दूसरा पॉलिसी था ड्यूटी ड्रॉबैक सिस्टम। इसके तहत बायर्स परचेज के टाइम जो इम्पोर्ट ड्यूटी, टैक्सेस पे करते थे, वो सरकार वापस उन्हें रीइंबर्स कर देती थी। साथ ही बांग्लादेश का एडवांटेज था कि उनके पास दुनिया के सबसे सस्ते लेबर फोर्स थे। 45 लाख लोग गारमेंट इंडस्ट्री में जॉब करते थे, जिसमें 90% वर्कर्स गरीब महिलाएं थी। इन्हीं कारणों से गारमेंट इंडस्ट्री इतनी ग्रो कर पाई। बांग्लादेश की 11% जीडीपी सिर्फ गारमेंट इंडस्ट्री से आती है और टोटल एक्सपोर्ट का 80%। फिफ्थ, फॉरेन वर्कर्स। 1980s के बाद दुनिया भर में इकोनॉमिक डेवलपमेंट के कारण चीप लेबर्स की डिमांड बहुत बढ़ने लगा, तो वो लोग विदेश जॉब करने चले गए, स्पेशली सऊदी अरब और गल्फ कंट्रीज में, और अपने घर फॉरेन करेंसीज भेजते थे, जिससे देश का फॉरेन रिजर्व तेजी से बढ़ने लगा।
इन 5 रीजंस के कारण देश की इकोनॉमी तेजी से बढ़ने लगा। बांग्लादेश की फॉरेन रिजर्व 2019 में पाकिस्तान से करीब डबल था। इसके अलावा और एक मेन इंडस्ट्री है शिपिंग इंडस्ट्री। 14th सेंचुरी से बंगाल में बनी शिप्स दुनिया में सबसे बेहतरीन शिप्स में से थी। आज बांग्लादेश में करीब 200 शिप्स मेकिंग कंपनीज है जो दुनिया भर में शिप एक्सपोर्ट करते हैं। साथ ही वुमेन वर्कर्स इस सक्सेस के लिए एक बड़ा कारण है। आज देश में लेबर फोर्स की 35% महिलाएं हैं, करीब 2 करोड़ वुमेन वर्कर्स। वुमेन एजुकेशन को इतना बढ़ावा दिया गया है कि 2010 तक देश में प्राइमरी स्कूल टीचर्स की 60% महिलाएं थी। इसीलिए 1991 में पॉवर्टी 44% था, वो 2016 में कम होकर 13.5% हो गया। तो ये था आज का वीडियो। जैसा कि आपने देखा कि भारतीय मीडिया की जानिब से ये रिपोर्ट बनाई गई है और इसके मुताबिक बांग्लादेश जो है तेज़ी के साथ ग्रो कर रहा है और बांग्लादेश दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज़ में शामिल हो चुका है। बांग्लादेश की जो पॉलिसीज़ थी, स्पेशली तौर पे इकोनॉमिक पॉलिसी, एग्रीकल्चर, माइक्रो फाइनेंस, गारमेंट इंडस्ट्री एंड फॉरेन वर्कर, ये इन पॉलिसीज़ की वजह से बांग्लादेश जो है ग्रो किया है। और बांग्लादेश का जो रेडीमेड गारमेंट का सेक्शन है, बांग्लादेश की ग्रोथ में उसका मेन किरदार है। और यहाँ पे गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ थी, जिस तरह से इस रिपोर्ट में बताया गया कि लेटर ऑफ क्रेडिट के थ्रू मशीनरी की जो इंपोर्ट थी उस को शफाफ बनाया गया और बायर और सेलर दोनों को पेमेंट प्रोटेक्शन दी गई। और इसके साथ साथ बहुत सी जो टैक्स ड्यूटीज़ थी वो नहीं लगाई गई टेक्सटाइल सेक्टर पे। और बांग्लादेश की जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं उस वजह से आज बांग्लादेश का जो टेक्सटाइल सेक्टर है वो दुनिया का दूसरा बड़ा टेक्सटाइल सेक्टर बन चुका है, टेक्सटाइल एक्सपोर्टर बन चुका है। और यहाँ पे 1971 में पाकिस्तान बांग्लादेश से 70% रिच था, लेकिन आज बांग्लादेश जो है पाकिस्तान से 45 to 50% रिच हो चुका है, जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो यहाँ पे कोलैप्स करने के करीब है और इस वक्त जो मिडिल क्लास है उस पर टैक्स बहुत ज़्यादा लगाए जा रहे हैं। यहाँ पे पाकिस्तान में इलेक्ट्रिसिटी और गैस के जो बिल्स हैं वो पे करना मिडिल क्लास के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। और बहुत से जो लोग हैं वो दूसरे मुल्कों में माइग्रेट करने के लिए यहाँ पे बेताब हैं। और भारतीय मीडिया की इस रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश जो है तेज़ी से ग्रो कर रहा है। ये वही भारतीय मीडिया है जो आज से कुछ अर्सा पहले तक ये बोलता था कि बांग्लादेश जो है वो IMF से लोन ले रहा है और वो बैंकरप्ट होने वाला है। लेकिन यहाँ पे आज भारतीय मीडिया भी पूरी दुनिया को बता रहा है, पूरे भारत को बता रहा है कि किस तरह से बांग्लादेश जो है पाकिस्तान, भारत और बहुत से कंट्रीज़ को पीछे छोड़ गया और बांग्लादेश की जो इकॉनमी है दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी बन चुकी है। आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में? अपनी राय से मुझे कमेंट्स में आगाह करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।